दूसरी ओर जियान यी, शीजी और ली लिनलिन एक साथ बैठे थे। उन तीनों के अलावा ली युनमेई, जिन्होंने अभी अभी जियान यी के साथ समझौता किया था, भी मौजूद थे। दोनों के बीच अचानक सुलह ने शीजी और ली लिनलिन को आश्चर्यचकित कर दिया, लेकिन वे पूछने से बेहतर जानते थे। आखिरकार पहले जो हुआ वह अच्छा नहीं था। यी, क्या आप ओलंपियाड में भाग लेने जा रहे हैं? खाना खाते समय ली युनमेई ने लापरवाही से पूछा। जियान यी ने थोड़ा सिर हिलाया और मुस्कुराया। उसने नम्रतापूर्वक कहा, मैं कोशिश करना चाहती हूँ। सबसे महत्वपूर्ण बात है भागीदारी। अगर मुझे रैंकिंग नहीं मिलती तो भी कोई बात नहीं, लेकिन अगर मुझे रैंकिंग मिलती है तो मुझे कॉलेज प्रवेश परीक्षा के लिए बोनस अंक मिल सकते हैं। उन्होंने स्कूल के प्रमोशनल वीडियो के बारे में कुछ भी नहीं बताया। यी, आप ये कर सकते हैं, शीजी ने जल्दी से कहा। ली लिनलिन ने समर्थन में सिर हिलाया। यह सही है। यी, आपने पिछली बार गणित की परीक्षा में पूरे अंक प्राप्त किए थे। कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। जियान यी ने उनकी तारीफों का आनंद लिया, लेकिन इसे अपने चेहरे पर नहीं दिखाया। वह बस मुस्कुराई और बोली, क्या आप साइन अप नहीं करने जा रहे हैं? आपको इसके लिए लड़ना होगा। ये काम हो सकता है। शीजी और ली लिनलिन ने एक दूसरे को देखा और सिर हिलाया। हालांकि वे दोनों भी कक्षा 1 के छात्र थे और उनके परिणाम स्वाभाविक रूप से शीर्ष पर थे। इतने सारे शीर्ष छात्रों वाली कक्षा में उनकी रैंकिंग केवल औसत थी। ली युनमेई का उल्लेख करने की कोई आवश्यकता नहीं थी। उसने मासिक परीक्षा ही नहीं दी। ली कियांग को स्कूल बोर्ड से एक दोस्त मिला और उसे कक्षा 1 में प्रवेश दिलाया। जियान यी ने उनके भावों को देखा और जान लिया कि उन्हें पता है कि उनके जीतने की कोई संभावना नहीं है। वह श्रेष्ठ महसूस करती थी। आसपास के छात्र भी इस बात पर चर्चा कर रहे थे। अच्छे परिणाम वाले कुछ छात्र इसे आजमाना चाहते थे और उनमें से अधिकांश कॉलेज प्रवेश परीक्षा के लिए अतिरिक्त अंक प्राप्त करना चाहते थे। उसी समय एयरजोंग के बाहर से एक नीलमणि नीली एस्टन मार्टिन स्पोर्ट्स कार जूम करके आए। इंजन की गड़गड़ाहट हुई और यहाँ तक कि कैफेटेरिया में मौजूद छात्रों ने भी इसे सुना। सुरक्षा कार्यालय के गार्ड को केवल अपनी आंखों के सामने नीली रोशनी की चमक महसूस हुई। जब उसने प्रतिक्रिया व्यक्त की तो वह तुरंत सुरक्षा बूथ से बाहर भाग गया। अरे, कार अंदर नहीं जा सकती। इंजन की गड़गड़ाहट की आवाज से चीख पुकार तुरंत दब गई। सुरक्षा गार्ड, जो लगभग 50 वर्ष का था, केवल उनके पीछे ही भाग सका। एस्टन मार्टिन इस वसंत का नवीनतम मॉडल था। कार चिकनी और रंगीन थी। जब किसी ने एक्सीलेटर पर कदम रखा तो कार अनियंत्रित नीली पेगासस की तरह थी। चीख! स्पोर्ट्स कार मैदान में एक सुंदर बहाव बना रही थी। साथ ही टायरों के जमीन पर रगड़ने की तीखी आवाज भी आ रही थी। अंत में यह मैदान के बीच में ही रुक गया। आसपास के छात्र रुक गए और उस शानदार स्पोर्ट्स कार को देखने लगे जो अचानक झटके से स्कूल में घुस गई। धिक्कार है। नवीनतम एस्टन मार्टिन, 30 मिलियन युआन। एक लड़के ने कार को पहचान लिया और चिल्लाया, हे भगवान, वह बहुत सुंदर है। हे भगवान, मैं अंधा हूँ। वह इतना सुंदर कैसे हो सकता है? लड़के की चीख के बाद लड़कियां बेलगाम होकर चिल्लाने लगीं। नीलमणि नीली कार का दरवाज़ा धीरे धीरे ऊपर उठा, जिससे काले धूप का चश्मा पहने हुए जी हाओयू की सुंदर साइड प्रोफाइल दिखाई दे रही थी। उसकी जबड़े की रेखा चिकनी और तराशी हुई थी, जैसे कि उसे चाकू से तराशा गया हो, और उसकी गोरी त्वचा चमकदार क्रिस्टल की तरह थी। वह एक पैर से कार से बाहर निकले, लेकिन उन्होंने साधारण चप्पल पहन रखी थी। फिर लंबे और सीधे पैरों की एक जोड़ी देखी जा सकती थी। उसने काले शॉर्ट्स और सफ़ेद टी शर्ट पहन रखी थी। यह
सिर्फ एक साधारण और अनौपचारिक पोशाक थी, लेकिन इससे आसपास की लड़कियों को यह महसूस हुआ कि वह क्षितिज से परे बस सुंदर था। यहाँ तक कि उनके पैरों के बाल भी आकर्षण दिखा रहे थे। जी हाओयू ने अपना धूप का चश्मा उतार दिया और अपनी गहरी और भावुक आड़ू जैसी आंखें दिखाईं। सूरज की रोशनी के नीचे उसने भावशून्यता से चारों ओर देखा। लड़कियों को तुरंत चकाचौंध महसूस हुई। मुग्ध महिला छात्रों में से एक ने कहा, इससे पहले कि उसकी आंखें पीछे मुड़ जातीं और वह बेहोश हो जाती। कैफेटेरिया में खिड़की के पास मौजूद छात्रों ने स्वाभाविक रूप से मैदान में हलचल देखी और खिड़की से बाहर देखा। हे भगवान, वह बहुत सुंदर है। मुझे देखने दो, मुझे देखने दो। अरे, वह बहुत सुंदर है। वह स्कूल के प्रेमी से भी कहीं अधिक सुंदर है। मैं अपनी माँ को फ़ोन करना चाहता हूँ और उन्हें बताना चाहता हूँ कि मैं प्यार में हूँ। वह चप्पल में भी इतना सुंदर क्यों है? एक बार और देखो और मैं गर्भवती हो जाऊंगी। प्यार में डूबे मूर्खों की जिस जगह पर सबसे कम कमी थी, वह स्कूल था। जब इन लड़कियों ने एक सुंदर आदमी को देखा, तो उन्हें खाने की भी परवाह नहीं हुई। ऐसा लग रहा था मानो वे उसे देखकर ही संतुष्ट हो सकते हैं। जियान ए और बाकी लोग खिड़की के पास बैठे थे। हंगामे के बाद उन्होंने स्वाभाविक रूप से तुरंत जी हाओयू को देखा। बस एक नज़र से जियान ए को अपने दिल की धड़कन महसूस हुई। अन्य लोग शायद उसे नहीं जानते होंगे, लेकिन वह जानती थी। किसी कारण से जियान ए के अंतर्ज्ञान ने उसे बताया कि जी हाओयू उसे ढूंढने के लिए एरजोंग में अचानक प्रकट हुआ था। वह यहाँ है। वह कैफेटेरिया की ओर चल रहा है। जियान ने एक चीख ने जियान ए को चौंका दिया। वह भागना चाहती थी, लेकिन कैफेटेरिया में केवल एक ही दरवाजा था। एक बार जब वह बाहर जाती तो उससे टकरा जाती। जियान ए ने स्वीकार किया कि वह अब थोड़ी डरी हुई थी, क्योंकि वह स्कूल में किसी भी अफवाह में शामिल नहीं होना चाहती थी। जी हाओयू के आसपास की लड़कियों की प्रतिक्रियाओं को देखकर वह कल्पना कर सकती थी कि अगर वह उससे संबंधित होती तो परिणाम कितने गंभीर होते। हालांकि सोचने का समय नहीं था। वह महज 4-5 मीटर की दूरी पर था। भले ही जी हाओयू ने चप्पल पहन रखी थी, लेकिन वह अपने लंबे पैरों को रोक नहीं सका। जियान ए तब अचंभे में था जब उसने बाहर से कैफेटेरिया का दरवाजा खोला। ऐसा लग रहा था मानो किसी ने शोर शराबे वाले माहौल में पॉज बटन दबा दिया हो। हर कोई मोम की मूर्तियों की तरह जमीन पर खड़ा था, और वे सभी जी हाओयू को देख रहे थे। लड़कियां देख रही थीं क्योंकि वह बहुत अच्छा दिखता था। लड़के देख रहे थे क्योंकि वे देखना चाहते थे कि वह कितना सुंदर है कि लड़कियां उस पर फिदा हो रही हैं। नज़र डालने के बाद वे दंग रह गए। वह बहुत सुंदर था। जी हाओयू को कैफेटेरिया में उनके आगमन के कारण होने वाली असामान्यता की बिल्कुल भी परवाह नहीं थी। इसके बजाय उसने शांति से चारों ओर देखा। ये स्पष्ट था कि वह किसी की तलाश में था। जियान ए जानबूझकर गुआन ताओ के पीछे छिपना चाहती थी, लेकिन क्योंकि जब कोई नहीं हिल रहा था तो वह अचानक चली गई। जी हाओयू ने तुरंत उसे देख लिया। उसकी आंखों में मस्ती की झलक भर आई। क्या आप छिपना चाहते थे? कितना प्यारा। सभी की निगाहों के नीचे जी हाओयू सीधे जियान ए की ओर चले गए। ये देखकर जियान ए मदद नहीं कर सका, लेकिन चुपके से अपना माथा पकड़ लिया। वह जानती थी कि यह उसका भाग्य था, लेकिन उसने जी हाओयू को अपने दिल में 800 बार डांटा। वह जियान ए की मेज पर आया और वहां खड़ा हो गया। जिया क्विंगहुआन और गुआन ताओ ने आश्चर्य से उसकी ओर देखा। न जाने वह किसे ढूंढ रहा था। जब जी हाओयू की नज़र जियान ए पर पड़ी, तो जिया किंगहुआन ने सदमे में अपना मुंह खोला। यह इतना अतिरंजित था कि इसमें एक प्रकाश बल्ब भरा जा सकता था।
किसी समय जी हाओयू के हाथ में एक दस्तावेज बैग दिखाई दिया था। सभी की हतप्रभ निगाहों के बीच उसने इसे जियान ए के सामने रख दिया। हस्तांतरण अनुबंध, इस पर हस्ताक्षर करें और यह आपका हो जाएगा। जी हाओयू की मधुर आवाज़ फूट पड़ी और आसपास की लड़कियां खुद को रोक नहीं सकीं लेकिन कांपने लगीं जैसे कि उन्हें कट लग गया हो। दूसरी ओर जियान ए ने छिपे हुए गुस्से से जी हाओयू को देखा। उसने अपनी आवाज़ धीमी की और कहा, जी हाओयू, तुम जहरीले हो, है ना? यह एक स्कूल है। जियान ए के सवाल का सामना करते हुए जी हाओयू को उसके स्वर में गुस्सा सुनाई नहीं दिया। उसकी आंखों में मुस्कान तेज हो गई और उसने अपने होंठ टेढ़े कर लिए। क्या आपने यह नहीं कहा कि मुझे व्यक्तिगत रूप से आपको अनुबंध सौंपना होगा? जैसे ही उन्होंने बोलना समाप्त किया, जी हाओयू थोड़ा झुके और उन दोनों के बीच की दूरी को बंद कर दिया। जियान ए को केवल अपने पूरे शरीर से दबाव का एहसास महसूस हुआ। जी हाओयू के शरीर पर मौजूद हल्की लकड़ी की खुशबू उसकी नाक में भर गई। इससे पहले कि उसका सिर प्रतिक्रिया दे पाता, जी हाओयू ने कहा, आपने मेरे लिए कोई पता भी नहीं छोड़ा। मैंने ये पता लगाने में बहुत प्रयास किया कि आप एयरजोंग में पढ़ रहे हैं। जब जियान ए ने ये सुना, तो उसकी आंतें अफसोस से हरी हो गईं। वह थप्पड़ मारना चाहती थी। स्वयं मकाओ के रॉयल कैसीनो में 1 मई की छुट्टियों के दौरान उसने जी हाओयू से शुयुन क्लब जीता। उस वक्त वह जीत की खुशी में डूबी हुई थी। उसने एक क्षण के लिए तमाशा दिखाया और बिग बॉस की आवाज में उससे कहा, अनुबंध मुझे व्यक्तिगत रूप से दो। उसने इसे गंभीरता से लिया और स्कूल भी आए। जियान ए ने जी हाओयू के चेहरे पर कष्टप्रद मुस्कान को देखा और उसे मुक्का मारने की इच्छा को रोकने की पूरी कोशिश की। उसने दांत पीसते हुए कहा, तुमने ये जानबूझकर किया है ना? मैंने तुम्हें इसे यहाँ स्कूल भेजने के लिए नहीं कहा था। फिर मुझे इसे कहाँ भेजना चाहिए? आपका घर। जी हाओयू ने अपना सिर झुकाया और अपनी भौहें दुष्टता से उठाईं। फिर उसने न चाहते हुए भी अपने होंठ भींच लिए। यह अच्छा नहीं है ना? जियान ने जी हाओयू की उपस्थिति के कारण कैफेटेरिया में पहले ही सन्नाटा छा गया था। इस समय वह सभी का ध्यान केंद्रित था और स्वाभाविक रूप से उनके आसपास के लोगों ने उनकी बातचीत सुनी। वह जियान ए की तलाश कर रहा है। हे भगवान, उनका रिश्ता क्या है? कौन जानता है? मुझे नहीं पता कि वे किस बारे में बात कर रहे हैं। मुझे लगता है कि यह कोई अनुबंध है। मुझे समझ नहीं आता। एक के बाद एक फुसफुसाहटें आने लगीं। हर कोई आश्चर्यचकित था कि यह सुंदर आदमी जियान ए के लिए यहाँ था। जिस बात ने सभी को और अधिक उत्सुक बना दिया वह था उनका रिश्ता। आसपास की आवाजें उसके कानों में पड़ीं। पहली बार जियान ए को शाप देने की इच्छा हुई। हालांकि वह जानती थी कि इस स्थिति में चीजों को जल्दी खत्म होने देना और जी हाओयू को जल्द से जल्द गायब करना सबसे अच्छा समाधान था। इस विचार को मन में रखते हुए जियान ए ने जी हाओयू की ओर तीव्र दृष्टि से देखा, मानो वह अपनी निगाहों से उसकी जीवित खाल उतारना चाहती हो। हालांकि उसने तेजी से दस्तावेज बैग खोला और अंदर रखे दस्तावेज को बाहर निकाल लिया। वह आखिरी पन्ने पर पलटी और जल्दी से अपने नाम पर हस्ताक्षर करने के लिए दस्तावेज बैग में बॉलपॉइंट पेन उठा लिया। ठीक है। जियान ए ने 2 अनुबंधों में से एक को निकाल लिया और दूसरे को मेज पर पटक दिया। फिर उसने जी हाओयू की ओर अधीरता से देखा जैसे वह एक मक्खी का पीछा कर रही हो। अनुबंध लो और जल्दी जाओ। जी हाओयू ने जियान ए के चेहरे पर सभी प्रकार के भाव देखे। जी हाओयू को लगा कि ये दिलचस्प था। यह पहली बार था जब उसने उसके चेहरे पर इतने सारे भाव देखे थे। अतीत में
जब भी वे एक दूसरे के सामने आते थे तो उसका चेहरा हमेशा एक युवा वयस्क की तरह सख्त होता था। लेकिन अब ऐसा लग रहा था कि वह चेहरे के पक्षाघात से पीड़ित नहीं थी। थोड़ी देर के बाद जी हाओयू किनारे पर खड़ा हो गया और नहीं हिला। उसके चेहरे पर अब भी फीकी मुस्कान थी। ये स्पष्ट था कि उसका जाने का कोई इरादा नहीं था। जिया क्विंगहुआन और गुआन ताओ पहले से ही अवाक रह गए थे। वे दोनों जियान ए के साथ एक ही मेज पर बैठे थे, लेकिन उन्हें समझ नहीं आया कि वे किस बारे में बात कर रहे थे। जियान ए को लगा कि साया अभी भी उसके सिर पर मंडरा रहा है। उसने तुरंत अपना सिर उठाया और उसके दिल का गुस्सा उसके चेहरे पर साफ झलक रहा था। उसने जी हाओयू की ओर देखा और लगभग अपने दांत पीसते हुए कहा, तुम और क्या करना चाहते हो? क्योंकि उसे डर था कि लोग उसकी बात सुनेंगे। जियान ए को अपनी आवाज़ पर नियंत्रण रखना पड़ा। हालांकि जियान ए कितना भी क्रोधित क्यों न हो, जी हाओयू की अभिव्यक्ति नहीं बदली। इससे उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे उसका गुस्सा रुई पर निकला हो। यह बेकार था। इस व्यक्ति की त्वचा कंक्रीट से बनी थी, है ना? क्या उसने नहीं देखा कि वह पहले से ही गुस्से में थी? जियान ए की क्रोधित दृष्टि के तहत जी हाओयू ने धीरे से अपनी हथेली जियान ए की ओर बढ़ा दी। उसकी आंखों में दिलचस्पी कम नहीं हुई और उसने मुस्कुराते हुए कहा, ट्रांसफर शुल्क? जियान ए भ्रमित था। क्या मैंने नहीं? जियान ए अपनी आवाज़ उठाने से खुद को नहीं रोक सकी। हालांकि अगले ही सेकंड में उसने तुरंत इसे वापस ले लिया और उससे फुसफुसाई, क्या मैंने इसे नहीं जीता? हाँ। जी हाओयू ने इससे इनकार नहीं किया और हल्के से सिर हिलाया। लेकिन एक उपहार अनुबंध अधिक परेशानी भरा है। एक हस्तांतरण अनुबंध प्रक्रिया अपेक्षाकृत सरल है। चूंकि यह एक हस्तांतरण अनुबंध है, इसलिए स्थानांतरण शुल्क होना चाहिए। जैसे ही उन्होंने बात की, जी हाओयू ने अनुबंध के दूसरे पृष्ठ की ओर रुख किया और जियान ए को देखने के लिए बीच में खंड की ओर इशारा किया। ये यहाँ है। जियान ए ने अपनी लंबी उंगलियों का पीछा किया और नीचे देखा। जी हाओयू कहाँ था? इंगित करते हुए ये लिखा गया था कि पार्टी ए ने शुइयुन क्लब के 100% शेयर पार्टी बी को हस्तांतरित कर दिए थे और हस्तांतरण शुल्क 1 युआन था। 1 युआन। इस शब्द को देखकर जियान ए को तुरंत गुस्सा आया, जैसे कि उसे धोखा दिया गया हो। जी हाओयू, क्या तुम मेरे साथ खेल रहे हो? जियान ए की आंखें आग उगल रही थीं। अगर दिखावट मार सकती थी तो जियान ए की निगाह ने जी हाओयू को राख में मिला दिया होता। हालांकि जियान ए जितना क्रोधित था, जी हाओयू को उतना ही अधिक मजा आता था। जियान ए के जलते गुस्से का सामना करते हुए जी हाओयू ने ऐसा व्यवहार किया जैसे उसने इसे देखा ही न हो। अगले सेकंड में वह अचानक जियान ए के कान में झुक गया। जियान ए सहज रूप से उसे दूर धकेलना चाहती थी, लेकिन उसने उसे अपनी मुस्कान रोकते हुए सुना। उसकी आवाज़ सबसे पहले उसके कानों तक पहुंची। हस्तांतरण शुल्क केवल एक औपचारिकता है। मुझे यह मत बताना कि तुम मुझे 1 युआन भी देना सहन नहीं कर सकते क्योंकि तुमने इसे जीत लिया है। जियान ए के कानों में गर्म हवा चली। सावधानी से पकड़े जाने पर जियान ए के रोंगटे खड़े हो गए। उसकी सुखद खुशबू से जियान ए का चेहरा लाल हो गया। ये पहली बार था जब कोई आदमी उसके इतना करीब आया था और उससे बात की थी। जी हाओयू ने अति नहीं की। आखिरकार जियान ए केवल 14 वर्ष का था। ये कहने के बाद वह खड़ा हो गया, लेकिन उसकी नज़र जियान ए के चेहरे पर टिकी रही। जी हाओयू की अचानक कार्रवाई के कारण जियान ए के दिल में घबराहट पैदा हो गई। उसने झट से इसे छिपा लिया, लेकिन उसके गाल पर लाल रंग की गांठ उसकी नज़रों से ओझल नहीं हुई। जी हाओयू को लगा कि वह पागल हो गया है।
उन्होंने अपने से 8 साल छोटी लड़की से इश्क लड़ाया। लेकिन क्या करता, जब उसने उसे देखा तो वह उसे छेड़ने के अलावा कुछ नहीं कर सका। जियान ए ने अपने दिल में कुछ गहरी सांसें लीं और अपना गुस्सा दबा दिया। अगर यह बात न होती कि वे स्कूल में थे और आसपास बहुत सारे लोग थे, तो उसने अपनी थाली में बचा हुआ खाना उसके सिर पर डाल दिया होता। जियान ए मूर्ख नहीं था। जी हाओयू जाहिर तौर पर जानबूझकर उसे चिढ़ा रहा था। वह इसे कैसे महसूस नहीं कर सकती थी। उसने अपनी जेब से 1 युआन का सिक्का निकाला और जी हाओयू को दे दिया। शांत होने के बाद उसका लहजा लापरवाह हो गया। अपने पैसे ले लो और जल्दी से चले जाओ। मुझे दोबारा तुम्हें देखने मत देना। इतने खूबसूरत चेहरे की क्या बर्बादी। वह इतना दुष्ट और चंचल क्यों था? जी हाओयू इसे लेने के लिए आगे बढ़े लेकिन थोड़ा मुस्कुराए। यह जरूरी नहीं कि सच हो। आखिरकार हम काफी किस्मत वाले हैं। इस समय को मिलाकर हमने इस महीने एक दूसरे को 5 बार देखा है। जियान ए ठंड से मुस्कुराया। चिंता मत करो, भविष्य में जब मैं बाहर जाऊंगा तो पंचांग की जांच करूंगा। जी हाओयू मुस्कुराए और कुछ नहीं कहा। उसने धीरे से और खूबसूरती से अनुबंध को मोड़ा और 1 युआन का सिक्का अपनी जेब में रख लिया। जियान ए ने अपना सिर घुमा लिया और उसे अनदेखा कर दिया। वह एक पीड़ित पत्नी की तरह लग रही थी। जी हाओयू को पता था कि कब रुकना है। हालांकि वह चंचल था, उसने जियान ए के लिए बहुत अधिक परेशानी पैदा करने की योजना नहीं बनाई थी। उसे याद करने के लिए एक छोटी सी टीस ही काफ़ी थी। जियान ए के रवैये को देखकर यह स्पष्ट था कि वह उसे अलविदा नहीं कहना चाहती थी। जी हाओयू ने अपनी सुंदर भौहें उठाईं और जिया क्विंगहुआन की ओर देखा। वह मुस्कुराया और कहा, अलविदा जिया किंगहुआन। हो, किसी की प्रतिक्रिया की प्रतीक्षा किए बिना जी हाओयू पहले ही मुड़कर बाहर चला गया था। उसके लंबे पैर तेजी से चलते नहीं दिख रहे थे, लेकिन पलक झपकते ही वह कैफेटेरिया छोड़ चुका था। लगभग एक ही समय पर सभी लोग होश में आ गए। वह चला गया है। हे भगवान, वह बहुत सुंदर है। वह मेरे लिए यहाँ क्यों नहीं है? क्या वह जियान ए का प्रेमी है? मुझे नहीं पता। मुझे समझ नहीं आया कि वे किस बारे में बात कर रहे थे। हालांकि वे एक दूसरे को जानते हैं। इतने खूबसूरत व्यक्ति को जानना सार्थक है, भले ही वह उसका प्रेमी न हो। यह सही है। लड़कियां अभी भी जी हाओयू के चेहरे से आए सदमे में डूबी हुई थीं, जबकि लड़कों ने तिरस्कार से अपने होंठ भींच लिए थे। उन्होंने मन ही मन सोचा कि ये लोग सती हैं। जियो ए, वह चला गया है। जिया किंगहुआन ने देखा कि जियान ए की अभिव्यक्ति अच्छी नहीं थी और वह भ्रमित था। वह अभी उनके सबसे करीब थी, लेकिन उसे समझ नहीं आया कि वे किस बारे में बात कर रहे हैं। उसने केवल जियान ए को एक अनुबंध पर हस्ताक्षर करते देखा था। गुआन ताओ ने भ्रमित भाव से जियान ए को देखा। बाद उसे होश आ गया था। उसने फुसफुसाकर कहा, जियो ए, वह कौन है? वे दोनों एक साथ बड़े हुए थे, वांग युनमेई और जियान यू को छोड़कर। अगर कोई जियान ए को सबसे अच्छे से जानता था, तो वह गुआन ताओ होगा। लेकिन उसे कभी याद नहीं आया कि जियान ए इतने सुंदर और अमीर आदमी को जानता था। वे एक ही वर्ग के नहीं थे, और वह व्यक्ति स्पष्टतः एक वयस्क था। उसे जियान ए का दोस्त नहीं होना चाहिए। ये तो और भी असंभव था कि वह उसका प्रेमी था। जियान ए नाराज था। इसके अलावा वह नहीं जानती थी कि जी हाओयू को अपने 2 दोस्तों को कैसे समझाया जाए। उसने अनुमान लगाया कि एक बार जब वह कहती है कि वह जी समूह का सबसे बड़ा पोता था, तो उनकी चीखें छत फाड़ देंगी। कोई नहीं, मैं इसे आपको बाद में समझाऊंगा, जियान ए ने कहा। जिस क्षण से वह सुंदर आदमी प्रकट हुआ,
जिया क्विंगहुआन और गुआन ताओ बता सकते थे कि जियान ए के मूड में बदलाव आया था। जियान ए की बातें सुनकर उन्होंने समझदारी से अपना मुंह बंद कर लिया और मामले को आगे नहीं बढ़ाया। दूसरी ओर जी हाओयू ने स्कूल कैफेटेरिया छोड़ने के बाद गार्ड के उपदेश को नज़रअंदाज कर दिया और बिना पीछे देखे कार में बैठ गए। जैसे आते ही उसने एक्सीलेटर पर पैर रख दिया, इंजन गड़गड़ाया और कार तेजी से आगे बढ़ गई। कार इरजोंग से निकलकर स्कूल के बाहर मुख्य सड़क पर चली गई। जी हाओयू ने धूप का चश्मा पहना था और अपने होठों को थोड़ा मोड़ा हुआ था। ऐसा लग रहा था कि वह अच्छे मूड में थे। जब जियान ए का क्रोधित चेहरा उसके दिमाग में आया, तो जी हाओयू के होठों पर मुस्कान अनायास ही चौड़ी हो गई। वो कितना मज़े वाला था। इसी समय फ़ोन की घंटी बजी। जी हाओयू ने लापरवाही से उसे उठाया और कार धीमी कर दी। उन्होंने कहा, क्या बात है? जब वह बोलता था तो अपनी आवाज़ में खुशी छिपा नहीं पाता था। ओह, तुम किस बात से इतने खुश हो? फ़ोन के दूसरे छोर पर कियू जियाहाओ सिर्फ एक वाक्य से बता सकता था कि जी हाओयू आज असामान्य था। वह सचमुच उसका सबसे अच्छा दोस्त था। हालांकि जी हाओयू का अपनी खुशी साझा करने का कोई इरादा नहीं था। उन्होंने सीधे कहा, क्या हो रहा है? इसे थूक दो। ज्यादा कुछ नहीं। कियू जियाहाओ ने अपना स्वर खींचा और बोला। लेकिन जी हाओयू की अभिव्यक्ति बदल गई। उसने भौहें सिकोड़कर पूछा, यह क्या है? यदि आप यह नहीं कहेंगे तो मैं फ़ोन रख दूंगा। फ़ोन मत लटकाओ, कियू जियाहाओ ने तुरंत कहा। आपको वादा करना होगा कि अगर मैं आपको बताऊंगा तो आप नाराज नहीं होंगे। समय बर्बाद करना बंद करो। जल्दी करो और कहो। जी हाओयू का धैर्य अपनी सीमा के करीब था और उसने अधीरता से उससे आग्रह किया। फ़ोन के दूसरी ओर कियू जियाहाओ का स्वर स्थिर हो गया। थोड़ी देर बाद उसने धीमी आवाज में कहा, जेहुआन ने मुझे बुलाया। बीप बीप बीप। जी हाओयू ने सीधे फ़ोन काट दिया। कियू जियाहाओ फ़ोन पकड़ते ही स्तब्ध रह गया। उसे लगा कि उसका फ़ोन अचानक टूट गया है। हेलो हेलो हेलो। कियू जियाहाओ बीपिंग से भ्रमित हो गया। इस युवा मास्टर जी का गुस्सा बहुत बड़ा था। असहाय कियू जियाहाओ ने गहरी सांस ली। उसे याद आया कि जेहुआन ने अभी-अभी फ़ोन पर उससे मदद मांगी थी। जी हाओयू को नाराज करने के जोखिम पर उसने अपने दांत पीस लिए और वापस बुलाया। कई बार फ़ोन की घंटी बजी। जैसे ही कियू जियाहाओ ने सोचा कि जी हाओयू जवाब देने की योजना नहीं बना रहा था, कॉल चली गई। बोलना। ये छोटा सा शब्द जी हाओयू की हताशा से भरा था। अपनी तरफ देखो। जेहुआन ने तुम्हें फ़ोन करने की हिम्मत नहीं की क्योंकि उसे डर था कि तुम्हारी हालत ऐसी होगी। कियू जियाहाओ ने कहा। हाँ। जी हाओयू ने जब ये सुना तो वह उपहास करने से खुद को नहीं रोक सके। वह आपको संदेश देने में काफ़ी चतुर है, कियू जियाहाओ ने कहा। वह सिर्फ इस बात से डरती है कि आप नाराज हो जाएंगे। नीलमणि नीली स्पोर्ट्स कार धीरे धीरे सड़क के किनारे रुक गई। जी हाओयू सीट पर पीछे झुक गए और धीरे से बोले, ठीक है, मुझे बताओ कि वह तुमसे क्या कहना चाहती थी। कियू जियाहाओ मुस्कुराने के अलावा कुछ नहीं कर सका। उसने कहा था कि वह 3 महीने में वापस आ जाएगी। पिछली बार जो हुआ उसके लिए उसे खेद है और उसने आपको 3 महीने तक उसका इंतजार करने के लिए कहा था। जब वह वापस आएगी तो वह आपसे माफ़ी मांगेगी और आपको मुआवजा देगी, उनके पारस्परिक मित्र के रूप में। कियू जियाहाओ हस्तक्षेप करने के अलावा कुछ नहीं कर सके। युवा मास्टर जी, बहुत छोटे मत बनो, यह कोई बड़ी बात नहीं है। वह कुछ महीने बाद वापस आ रही है। युवा मास्टर जी। जब कियू जियाहाओ ने जी हाओयू का जवाब नहीं सुना तो वह खुद को फ़ोन पर कॉल करने से नहीं रोक सका। जी
हाओ यू ने देखा, ड्राइवर की सीट से थोड़ा ऊपर उसके धूप के चश्मे ने उसकी आंखों को ढक दिया था और उसकी अभिव्यक्ति को देखना असंभव था। थोड़ी देर बाद उसके चेरी जैसे होंठ हिले। उसने धीरे से कहा, उससे कहो कि वह अपने बारे में इतना ऊंचा न सोचे। मेरी उसके लिए पसंद इतनी भी नहीं है कि एक दिन और इंतजार कर सकूं। हे, एक और व्यंग्य, कुछ महीने। क्या वह सोचती है कि वह मर्लिन मुनरो या निकोल किडमैन है? जी कियू जियाहाओ कुछ कहना चाहता था, लेकिन जी हाओयू ने पहले ही फोन रख दिया था। उसने पलकें झपकाईं और आह भरते हुए फोन में बोला। वह यंग मास्टर जी को अच्छी तरह से जानता था। वह सचमुच गुस्से में था। अगर इस वक्त उसने उसे फोन किया तो शायद वह भी फंस जाएगा। इसके बारे में सोचने के बाद कियू जियाहाओ ने हार मान ली। उसने फ़ोन उठाया और यू जेहुआन को एक संदेश भेजा। उसने उसे यंग मास्टर जी की स्थिति के बारे में बताया और कहा कि वह बाकी सब उस पर छोड़ देगा। जी हाओयू ने लापरवाही से अपना फ़ोन बंद कर दिया। उन्होंने ये भी अनुमान लगाया था कि कियू जियाहाओ निश्चित रूप से यू जेहुआन को रिपोर्ट करने के लिए बुलाएगा। 2 मिनट से भी कम समय में यू जेहुआन उसे फ़ोन करेगा, लेकिन वह फ़ोन नहीं उठाना चाहता था। जी हाओयू एक ऐसे व्यक्ति थे जो अपनी इच्छानुसार कार्य करते थे। उसके पास किसी के प्रति अच्छा व्यवहार करने का कोई कारण नहीं था, लेकिन किसी के प्रति उसकी अच्छी धारणा खत्म होने में उसे कुछ मिनट ही लगे थे। अफवाहें थीं कि वह मनमौजी और अप्रत्याशित था। ये निराधार अफवाहें नहीं थीं, इसलिए किसी ने कभी भी उनके स्वभाव को चुनौती देने की हिम्मत नहीं की। यहाँ तक कि कई वर्षों तक उसका सबसे अच्छा दोस्त कियू जियाहाओ भी अपवाद नहीं था। दोपहर के भोजन के बाद जियान अकेले सूरज का आनंद लेने के लिए स्कूल के पीछे घास वाले क्षेत्र में चला गया। मई में बैयून शहर धीरे धीरे गर्म हो रहा था। दोपहर की गर्म धूप जमीन पर फैल गई, जिससे शॉवर के नीचे बैठे लोगों को आराम और आरामदायक महसूस हुआ। जियान ने अपनी आंखें सिकोड़ लीं। पहले जी हाओयू से उसे जो निराशा महसूस हुई थी वह तुरंत आधे से अधिक दूर हो गई। पीछे देखने पर वह वही थी जिसने ये शब्द कहे थे। वह वही थी जिसने उसे व्यक्तिगत रूप से अनुबंध देने के लिए कहा था। हालांकि जी हाओयू जानबूझकर उसे चिढ़ा रहा था। वह केवल उन दोनों के बीच किए गए वादे को पूरा कर रहा था। उसने शुयून क्लब जीता। यदि उसे कहीं और अनुबंध मिला होता तो जियान केवल खुश होती। हालांकि ऐसा हुआ कि यह स्कूल में था और जब वह अफवाहों से दूर हो गई थी। अब जब जी हाओयू ने हंगामा खड़ा कर दिया है तो हर कोई बात करेगा और उस पर उंगलियां उठाएगा। यही कारण था कि वह नाराज थी। वह अब ध्यान का केंद्र नहीं बनना चाहती थी क्योंकि वह एर्जोंग के छात्रों को बहुत अच्छी तरह से जानती थी। अफवाहें फैलाने की क्षमता प्राइम टाइम पटकथा लेखक के बराबर थी। इस बार का मुख्य पात्र जी हाओयू था, जो एक दुर्लभ नस्ल है। वह युवा, सुंदर और धनी था। उन्होंने किशोरियों की सभी कल्पनाओं को आसानी से संतुष्ट कर दिया। इसलिए जियान अपनी उंगलियों से भविष्यवाणी कर सकती थी कि इस बार अफवाहें केवल उग्र होंगी। हालांकि ये पहले ही हो चुका था। जियान आने वाली विपत्ति की भविष्यवाणी कर सकती थी। सौभाग्य से उसकी आत्मा एक परिपक्व व्यक्ति की थी। हालांकि वह इस बात से चिंतित थी कि समय आने पर जियान बहुत अधिक प्रभावित नहीं होगी। ऐसा नहीं था कि एक बुद्धिमान व्यक्ति की मानसिकता ये जानती है कि वह कुछ नहीं जानता। मूर्ख सोचता है कि वह जानता है कि सब कुछ चल रहा था। लेकिन जियान मानसिक रूप से बहुत मजबूत था। एक आधारहीन कहानी से उसे कोई खास नुकसान नहीं होगा। थोड़ी देर धूप में रहने के बाद जियान ने किनारे पर रखा दस्तावेज बैग उठाया, अनुबंध निकाला और उसे पढ़ा। अभी
वह केवल यही चाहती थी कि जी हाओयू जल्दी से गायब हो जाए। इसलिए उसने बिना देखे हस्ताक्षर कर दिए। हालांकि जितना अधिक उसने इसे देखा, जियान ए की नाराजगी उतनी ही गहरी होती गई। ऐसा इसलिए नहीं था क्योंकि जी हाओयू अनुबंध में उसके साथ चालें खेल रहा था। इसके विपरीत ये स्थानांतरण अनुबंध संक्षिप्त और स्पष्ट था। ये गंदा नहीं था और इसमें किसी साजिश का आभास भी नहीं था। सबसे महत्वपूर्ण बात ये थी कि जी हाओयू ने कुछ शर्तें भी पेश कीं जो उसके लिए बेहद फायदेमंद थीं। शुइयुन क्लब के स्थानांतरण के बाद पार्टी बी को उपयुक्त प्रतिस्थापन मिलने से पहले मध्य प्रबंधन और वरिष्ठ प्रबंधन शुइयुन क्लब का प्रबंधन करना जारी रखेंगे। ये था जिस बात ने जियान ए को सबसे ज्यादा चौंका दिया। शुइयुन क्लब का मध्य प्रबंधन और वरिष्ठ प्रबंधन केवल शुइयुन क्लब के प्रबंधन से संबंधित नहीं था, बल्कि वे जी ग्रुप के मध्य प्रबंधन का भी हिस्सा थे। उदाहरण के लिए वांग युनमेई अब याओची के नेता थे। उनकी दूसरी पहचान जी ग्रुप का मध्य प्रबंधन था। शुइयुन क्लब को उसके पास स्थानांतरित किए जाने के बाद जी समूह के इन लोगों को तार्किक रूप से शुइयुन क्लब छोड़ देना चाहिए। इस तरह जियान ए को नए प्रबंधन कर्मचारियों की भर्ती करनी होगी, जिसका मतलब है कि सभी रिक्त नौकरियां भरने से पहले शुइयुन क्लब संचालित नहीं हो पाएगा। हालांकि जी हाओयू ने अनुबंध में सूचीबद्ध किया कि पार्टी बी द्वारा प्रतिस्थापन मिलने से पहले मूल प्रबंधन कर्मचारी पद पर बने रहेंगे। दूसरे शब्दों में, हालांकि पूरे शुइयुन क्लब का बॉस रातों रात बदल गया, लेकिन इससे इसके संचालन पर कोई असर नहीं पड़ा। संचालन बंद करना तो दूर की बात है। हालांकि जियान ए लाभार्थी थी, वह इस समय पूरी तरह से सदमे में थी। जी हाओयू क्या सोच रहा था? वह न केवल इस बात से नाराज नहीं था कि उसने एक शर्त के कारण बेइयुन शहर का सबसे अच्छा नाइट क्लब खो दिया, बल्कि उसने उसके लिए उचित व्यवस्था भी की। यह व्यक्ति जहरीला था, लेकिन कोई बात नहीं। जी हाओयू ने सब कुछ व्यवस्थित कर दिया था और जियान ए को बहुत प्रयास से बचाया था। इसके साथ जियान ए का उसके प्रति अधिकांश गुस्सा खत्म हो गया। हालांकि वह नहीं जानती थी कि जी हाओयू ने जो किया वह क्यों किया, क्योंकि उसने पहले ही फैसला कर लिया था। जियान ए भी खुश और निश्चिंत था। वे एक साथ एक प्रबंधन टीम नियुक्त कर सकते हैं और साथ ही नाइट क्लब को सामान्य रूप से संचालित कर सकते हैं। केवल एक छोटे से लंच ब्रेक में कैफेटेरिया में हुई घटना फैल गई। इस बार अफवाहें केवल प्रथम वर्ष के छात्रों के बीच ही नहीं फैलाई गईं। यहाँ तक कि वर्ष 2 और वर्ष 3 के वरिष्ठ भी इसके बारे में बात कर रहे थे। लड़कियों ने जी हाओयू के आकर्षण को असीम रूप से बढ़ाया और वे जियान ए से और भी अधिक ईर्ष्यालु थीं। हर जगह अफवाहें उड़ीं, यहाँ तक कि एक अमीर दूसरी पीढ़ी के उत्तराधिकारी द्वारा जियान ए को प्रदान करने की घटिया साजिश को भी नहीं बख्शा गया। कक्षा में वापस जाते समय जियान ए ने स्पष्ट रूप से सभी की अजीब निगाहों को महसूस किया। इसमें जांच पड़ताल और जिज्ञासा तो थी, लेकिन इसमें से अधिक तिरस्कार था। सौभाग्य से वह पहले से ही मानसिक रूप से तैयार थी और उनकी नज़रों से प्रतिरक्षित थी। वह बिना पीछे देखे कक्षा 1 की ओर चल दी, यहाँ तक कि उसका पीछे का दृश्य भी न तो दब्बू था और न ही दबंग। टीस्क, उसके चरित्र को देखो, वह पहले से अलग है सिर्फ इसलिए क्योंकि उसे एक अमीर और सुंदर आदमी मिला है। क्या वह थोड़ी सुंदर नहीं है? क्या वह सचमुच सोचती है कि वह एक परी है? ये अमीर दूसरी पीढ़ी के उत्तराधिकारी आजकल युवा और कोमल लोगों को पसंद करते हैं। वे उत्तेजित होना चाहते हैं। ये सिर्फ 3 मिनट की गर्मी है। क्या आपको लगता है कि वह उसके साथ गंभीर होंगे? वह सिर्फ उसके साथ खेल रहे हैं। यह सही है। शायद उसे जल्द ही छोड़ दिया जाएगा। इसमें आत्मसंतुष्ट होने की क्या बात है?
लेकिन फिर वह आदमी आज बहुत सुंदर था। काश वह मेरा किरदार निभा पाता, तो मुझे भी खुशी होती। कुछ लड़कियां ईर्ष्यालु थीं, और उन्होंने जियान ए की पीठ को देखते हुए अफवाहें गढ़ीं। उन्होंने कुछ भी अच्छा नहीं कहा। जियान ए शुरू में इस मामले को वहीं छोड़ना चाहती थी, क्योंकि उसे लगा कि यह सिर्फ कुछ लोगों की दुर्भावनापूर्ण कल्पना थी। लेकिन अगले ही पल जियान ए अपनी जगह पर रुक गई। मौन को ही सहमति समझा जाएगा। अगर वह जवाब नहीं देती तो लोग सोचते कि वह गलत थी। यदि दूसरे आप पर गंदा पानी फेंकना चाहते हैं, भले ही आप कीचड़ से बेदाग हो जाएं, तो दूसरों की नज़र में आप कीचड़ से सने हुए एक खरपतवार मात्र हैं जिसे इच्छानुसार रौंदा जा सकता है। पलटकर देखा तो जियान ए की अभिव्यक्ति पहले ही ठंडी हो चुकी थी। जैसे ही उन्होंने गोली मारी, उसकी तारों भरी आंखें ठंडी हो गईं। वे दोनों लड़कियां जो फुसफुसा रही थीं, अचानक ये देखकर रुक गईं। ऐसा नहीं था कि वे डरे हुए थे, लेकिन उन्हें उम्मीद नहीं थी कि वह उनकी फुसफुसाहट सुन लेगी। हालांकि दूसरे विचार में वह साउथ सिटी की एक गरीब लड़की थी। वह उनका क्या कर सकती थी? उनमें से एक पोनीटेल वाली एक लंबी लड़की थी। वह अपनी छाती फुलाए बिना नहीं रह सकी। उसने जियान ए की ओर देखा और अप्रसन्नता से कहा, तुम क्या देख रहे हो? दूसरा थोड़ा सा था, छोटा, लेकिन जियान ए से आधा सिर लंबा था। ये देखकर उसने व्यंग्य किया, क्या हमारे शब्दों ने दुखती रग पर चोट कर दी? बेशर्म फूहड़। वे दोनों वर्ष 2 के वरिष्ठ छात्र थे। वर्ष 1 में एक जूनियर का सामना करना, जो साउथ सिटी जैसी जगह से आया था। स्वाभाविक रूप से उन्होंने उसे दिल से नहीं लिया। जियान ए ने उन दोनों को भावशून्यता से देखा। अगले ही पल वह धीरे धीरे उनकी ओर बढ़ी। दोनों लड़कियां गलियारे में खिड़की के सहारे झुक गईं। जियान ए के आने से पहले उनके पास पीछे हटने या प्रतिक्रिया करने का समय भी नहीं था। तुम क्या करते हो? थप्पड़। इससे पहले कि छोटे कद की लड़की अपना प्रश्न पूरा कर पाती, उसके चेहरे पर एक जोरदार तमाचा पड़ा और उसका सिर दाहिनी ओर गिर गया। जियान ए एक शब्द भी कहे बिना अचानक आगे बढ़ गया। लड़की सदमे में थी और उसने काफी देर तक कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। अगले सेकंड में जियान ए की ठंडी आवाज़ उसके कानों में पड़ी, आपने अभी जो कहा उसे दोहराएं। हालांकि जियान ए के चेहरे पर बहुत अधिक भाव नहीं थे, लेकिन उसने जो आभा प्रकट की वह पहले से ही दमनकारी थी। यह वह प्रभावशाली तरीका नहीं था जो उनकी उम्र के बच्चे में होना चाहिए। लंबे वरिष्ठ का नाम जिन शिन था। ये देखकर उसका दिल धड़क उठा और उसने सहजता से नज़रें मिलाने से परहेज किया और आज्ञाकारी रूप से अपना मुंह बंद कर लिया। वह नहीं जानती थी कि उसके साथ क्या गलत हुआ है। हालांकि जब उसने जियान ए का भावहीन चेहरा देखा, तो वह तुरंत डर गई। छोटे कद वाले वरिष्ठ को लियू ना कहा जाता था। कुछ देर बाद वह थप्पड़ खाने के सदमे से उबर गई। उसने तुरंत अपनी आंखों में आग से जियान ए की ओर देखा और कहा, मैंने कहा था कि तुम बेशर्म हो। थप्पड़। इससे पहले कि वह अपनी बात पूरी कर पाती, जियान ए ने उसे एक और थप्पड़ मारा। क्या? जियान ए का लहजा उदासीन लेकिन बेहद दमनकारी था। इससे पहले कि वह अपनी बात पूरी कर पाती, उसे पहले ही 2 थप्पड़ मारे जा चुके थे। लियू ना को अपने गाल में जलन महसूस हुई। एर्जोंग की अधिकांश लड़कियां खराब थीं, और लियू ना के लिए तो यह और भी अधिक था। उनके पिता निर्माण सामग्री के व्यवसाय में काम करते थे और वह बचपन से ही विलासितापूर्ण जीवन जी रही थीं। उसके माता पिता उस पर बहुत स्नेह करते थे, तो उसे कब थप्पड़ मारा गया था? इसके अलावा उसे 2 बार थप्पड़ मारा गया। गलियारे में लोग आ जा रहे थे, इसलिए कई लोगों ने जियान ए की हरकत देखी। अतीत में जियान ए एर्जोंग में कोई नहीं था, लेकिन अब
जियान एयरजोंग में ध्यान का केंद्र है। उत्सुकतावश बहुत से लोग एकत्र हो गए। इससे पहले कि वे कुछ सुने, उन्होंने जियान ए को दूसरे पक्ष को थप्पड़ मारते देखा। इस समय लियू ना को शर्मिंदा और क्रोधित दोनों कहा जा सकता है। वह उस समय जो कुछ भी अनुभव कर रही थी उस पर उसे विश्वास ही नहीं हो रहा था। उसे एक जूनियर ने पीटा था और यहाँ तक कि कई लोगों ने उसे घेर लिया था। उसकी तर्कसंगतता तुरंत ध्वस्त हो गई और उसे परवाह नहीं थी कि जियान ए ने क्या कहा। उसने तुरंत अपना हाथ उठाया और जियान ए के बाल खींचना चाहा। हालांकि उसका हाथ गिरने से पहले जियान ए ने उसे पकड़ लिया। इससे पहले कि कोई प्रतिक्रिया दे पाता, गलियारे से एक और तेज आवाज आई, थप्पड़। एक और तमाचा। थप्पड़ से लियू ना स्तब्ध रह गई। उसे अपने दिमाग में हलचल महसूस हुई और वह कुछ भी नहीं सोच सकी। क्यों? केवल उसे ही क्यों पीटा जा रहा था? यह अनुचित था। जिन शिन ने उसे भी डांटा था। सभी दर्शक स्तब्ध रह गए। हालांकि उन्हें नहीं पता था कि क्या हुआ था। वे अनुमान लगा सकते थे कि इसका दोपहर के समय फैली अफवाहों से कुछ लेना देना था। उनके सामने के दृश्य को देखकर, विशेष रूप से जियान ए, जो अभिव्यक्तिहीन थी लेकिन उसके चारों ओर एक भयंकर आभा थी, सभी ने अवचेतन रूप से अपना मुंह बंद कर लिया। किसी को भी उसके बारे में बात करने की हिम्मत नहीं हुई। आप सभी यहाँ क्यों हैं? इसी समय एक गहरी और कठोर आवाज बीच में आई। हर कोई कांप उठा और जल्दी से रास्ता बना लिया। डीन होउपिंग सपाट चेहरे के साथ सबके सामने आए। डीन होउ। जब लियू ना ने डीन होउ को देखा तो ऐसा लगा जैसे उसने अपने उद्धारकर्ता को देखा हो। वह चिल्लाई और दौड़ पड़ी। जैसे ही उसने अपना मुंह खोला, उसने तुरंत जियान ए के बारे में शिकायत की। डीन होउ, उसने मुझे मारा। होउ पिंग ने सहजता से भौहें चढ़ा लीं और जियान ए की ओर देखा, जिस पर लियू ना ने अपनी उंगली से इशारा किया। वह स्तब्ध रह गया। पिछले महीने जियान ए और ली युनमेई स्कूल के गेट पर लड़े थे। ली युनमेई की मां प्रिंसिपल के कार्यालय में गईं। होउ पिंग वहां थी और उसने स्वाभाविक रूप से जियान ए को पहचान लिया। ये फिर से वह क्यों थी? होउ पिंग को याद आया कि फॉर्म टीचर ने उस समय कहा था कि यह बच्चा एक अच्छा छात्र था जो चरित्र और पढ़ाई दोनों में उत्कृष्ट था। वह गरीब पैदा हुई थी, लेकिन उसके परिणाम उत्कृष्ट थे। होउ पिंग का सामना करते हुए, जो अचानक प्रकट हुआ था, जियान ए बेहद शांत था। वह वहीं खड़ी रही और कुछ नहीं बोली, न ही उसने इससे इनकार किया। ये देखकर होउ पिंग के चेहरे पर उदासी छा गई। उसने उनकी ओर देखा और कहा, मेरे पीछे कार्यालय तक आओ। डीन के समर्थन से लियू ना ने तुरंत अपनी पीठ सीधी कर ली। उसने जियान ए को तिरस्कार से देखा और अपने होठों को सिकोड़ते हुए सोचा, तुम मर चुके हो। हालांकि इस क्रिया ने उसके गाल को खींच लिया और लियू ना हॉन्फने के अलावा कुछ नहीं कर सकी। ये दुखदायक है। जिन शिन, जो किनारे पर खड़ी थी, जब उसने ये देखा तो उसे होश आ गया। वह इस बात से डर गई थी कि लियू ना को पहले कैसे पीटा जा रहा था, लेकिन अब जब डीन होउ यहाँ थी, तो उसे अब कोई डर नहीं था। वह जल्दी से लियू ना के पास गई और बोली, मैं आपके लिए गवाही देने के लिए आपके साथ चलूंगी। जियान ए ने एक शब्द भी नहीं कहा और लियू ना और जिन शिन के साथ अनुशासनात्मक कार्यालय तक डीन होउ का पीछा किया। दर्शकों ने जियान ए की पीठ की ओर देखा और चौंक गए। जब वह उनकी नज़रों से ओझल हो गई, तो वे टिप्पणी करने से खुद को नहीं रोक सके। धिक्कार है, ये जूनियर बहुत निर्दयी है। हाँ, लियू ना का चेहरा पहले से ही लाल है। यह शायद जल्द ही सूझ जाएगा। अगर डीन होउ की नज़र उस पर है, तो शायद उसका काम हो गया। क्या उसे एक अवगुण अंक मिलेगा? एक अवगुण अंक प्राप्त करें।
यदि उसे निष्कासित नहीं किया गया तो ये काफ़ी अच्छा है। ये घटना द्वितीय वर्ष के छात्रों के सामने गलियारे में घटी, इसलिए अधिकांश दर्शक द्वितीय वर्ष के वरिष्ठ छात्र थे। ये लोग जियान ए को अच्छी तरह से नहीं जानते थे, इसलिए उन्हें लगा कि वे कोई शो देख रहे हैं। कार्यक्रम समाप्त हुआ और भीड़ तितर-बितर हो गई। हालांकि भीड़ में एक सुंदर लड़का कक्षा में वापस नहीं आया। इसके बजाय वह जल्दी से गलियारे के अंत में पेंट्री में चला गया। उसने अपनी जेब से फ़ोन निकाला और डायल किया। जल्द ही कॉल चली गई। लड़के ने झट से कहा, भाई। पंक्ति के दूसरे छोर पर कियू जियाहाओ बास्केटबॉल खेल रहा था। उसकी सांस थोड़ी फूली हुई लग रही थी। जियाहांग, तुम मुझे इस समय क्यों बुला रहे हो? क्या तुमने स्कूल में फिर से परेशानी पैदा की? ये लड़का कोई और नहीं बल्कि कियू जियाहाओ का छोटा भाई कियू जियाहांग था। कियू जियाहांग ने तुरंत कहा, नहीं भाई, मेरी बात सुनो। आज युवा मास्टर जी एक लड़की की तलाश में हमारे स्कूल कैफेटेरिया में आए थे। अब उस लड़की ने स्कूल में किसी के साथ लड़ाई की और उसे अनुशासनात्मक कार्यालय में बुलाया गया है। क्या आप यंग मास्टर जी को इसके बारे में बताना चाहते हैं? कियू जियाहाओ एक पल के लिए स्तब्ध रह गया, प्रतिक्रिया करने में असमर्थ हो गया। युवा मास्टर जी दोपहर को आपके स्कूल गए थे? हाँ, कियू जियाहांग ने कहा। कियू जियाहाओ को मुख्य बात समझ नहीं आई। उन्होंने पूछा, वह वहाँ क्यों गए थे? घंटी। जब स्कूल की घंटी बजी, कियू जियाहांग के पास कुछ और कहने का समय नहीं था। उसने फ़ोन पर तुरंत कहा, वह 1 साल की लड़की की तलाश में दोपहर को हमारे स्कूल में आया था। मुझे विस्तृत जानकारी नहीं है। मैंने इसे अपनी आँखों से देखा। अब उस लड़की को लड़ाई के कारण अनुशासनात्मक कार्यालय में बुलाया गया था। वह मुसीबत में हो सकती है। आप यंग मास्टर जी को बताना चाहते हैं या नहीं, आप खुद तय कर सकते हैं। मैं कक्षा में जा रहा हूँ। इतना कहकर उसने फ़ोन रख दिया। हालांकि कियू जियाहांग को यंग मास्टर जी के उस जूनियर के साथ संबंध के बारे में नहीं पता था, लेकिन उन्होंने पहले ही संदेश दे दिया था। उसका भाई यंग मास्टर जी को बताएगा या नहीं, यह उसके भाई का मामला था। यंग मास्टर जी आएंगे या नहीं, ये यंग मास्टर जी का काम था। वैसे भी यह उसका कोई काम नहीं था। फ़ोन के दूसरी ओर कियू जियाहाओ अवाक रह गया। युवा मास्टर जी 1 साल की लड़की की तलाश में एरजोंग गए थे। हालांकि इस बारे में बहुत अधिक सोचने में उन्हें बहुत देर हो चुकी थी। मुख्य बात ये थी कि वह समझ नहीं सका। युवा मास्टर जी की एक बहन थी, लेकिन हॉक्स्यू ऑस्ट्रेलिया में पढ़ रही थी, इसलिए यह उसकी बहन नहीं होनी चाहिए। हालांकि वह अपने दिल में बड़बड़ा रहा था। फिर भी कियू जियाहाओ ने स्थिति को समझाने के लिए जी हाओयू को फ़ोन करने की योजना बनाई। वह सोच रहा था, कियू जियाहांग के समान ही यंग मास्टर जी गए या नहीं, ये यंग मास्टर जी का अपना मामला था। हालांकि जब उन्होंने नंबर डायल किया तो उन्हें वॉइस मैसेज मिला कि फ़ोन बंद है। कियू जियाहाओ ने आह भरी। कोई अनुमान लगा सकता है कि जी हाओयू ने जिहुआन के कारण अपना फ़ोन बंद कर दिया था। उसने मन ही मन सोचा, इसे भूल जाओ। कियू जियाहाओ ने कियू जियाहांग के शब्दों को संक्षेप में प्रस्तुत किया और जी हाओयू को एक संदेश भेजा। जहाँ तक ये सवाल है कि वह संदेश पढ़ सकता है या नहीं, ये कुछ ऐसा नहीं था जिसे वह नियंत्रित कर सके।